कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई शिकायत दर्ज होती है या कोई एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ जाते हैं और हमें गिरफ्तार करके ले जाते हैं। और लोगों के द्वारा भी हकीकत में यही सोचा जाता है कि पुलिस के द्वारा कुछ ले दे के छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार अपने जजमेंट में यह कहा गया है कि पुलिस किस प्रकार से अपनी ड्यूटी करेगी, साथ ही साथ उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अरेस्ट करने से पहले उन्हें किस प्रकार का नोटिस दिया जाना चाहिए। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि उस पुलिस वाले की सरासर गलती थी कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही साथ उस मजिस्ट्रेट की भी गलती बताई जाती है जिसने गिरफ्तारी के आदेश दे दिए थे। और फाइनली इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पुलिस वाले के खिलाफ, साथ ही साथ उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू की, साथ ही साथ उसे कंटेम्प्ट का दोषी माना। तो मैंने सोचा कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बता देता हूं, जहां पुलिस वाले किसी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसी आधार पर आप उस पुलिस वाले के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी करवा सकते हैं। वह मामला है तुषार भाई रजनीकांत भाई शाह वर्सेज कमल दयानी 2024। जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे रख देता हूं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि यह घटना क्या थी। इसमें किसी व्यक्ति के खिलाफ यानी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ 420 406 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। इसमें यह आरोप लगाया जाता है कि आरोपी व्यक्ति को सोप खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन उसके द्वारा चीटिंग कर दी जाती है। यह आरोप लगाते हुए पुलिस स्टेशन में 420 406 आईपीसी के तहत एक एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसे क्वेश करवाने के लिए हाई कोर्ट में 482 के तहत क्वेशिंग की एप्लीकेशन लगाते हैं, और जो नया कानून आया है 2000 यानी 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून लागू हुआ है BNSS, उसके सेक्शन 528 के तहत हम हाईकोर्ट में जाकर उसे क्वेश करवा सकते हैं। और अगर हमें यह लगता है कि पुलिस हमें गिरफ्तार करेगी या बेवजह परेशान करेगी, तो हम सेशन कोर्ट में जाकर 438 CRPC के तहत वह बेल एप्लीकेशन यानी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए आपको सेशन कोर्ट में जाना है, और सेशन कोर्ट में जाकर आपको CRPC के सेक्शन 438 के तहत वह बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए आपको एफआईआर की कॉपी चाहिए और वहां पर बेल एप्लीकेशन लगानी है। साथ ही साथ वहां पर यह भी बताना है कि मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अगर सेशन कोर्ट को यह लगता है कि हाँ आपके खिलाफ झूठी एफआईआर है, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाएगी। अगर कोर्ट को यह लगता है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं देनी चाहिए और आदेश कर दिया जाता है, तो उस आदेश के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। BNSS के सेक्शन 482 के तहत आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हाई कोर्ट के द्वारा भी अगर आपकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी जाती है, तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर आपके द्वारा हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है, तो एफआईआर की कॉपी आपको साथ में ले जानी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ तक कहता है कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है और केवल आपको अंदेशा है, तो इस आधार पर भी आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस अक्यूज्ड व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है, और यह कहा जाता है कि आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सहायता करनी है। पुलिस जो आपसे सहायता मांगती है वह आपको पूरी करनी है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि आपकी बेल ग्रांट कर दी गई है, आपको कोई भी गिरफ्तार नहीं करेगा। अब जो अक्यूज्ड होता है वह निष्फिक्र हो जाता है और वह यह सोचता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुझे बेल मिल जाती है। साथ ही साथ अब वह जाता है उस पुलिस स्टेशन में जहां पर उसके मामले की जांच हो रही थी। अक्यूज्ड के द्वारा पुलिस स्टेशन में जाकर सारी बात बता दी जाती है कि मेरे को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है, यानी कि एंटीसिपेटरी अग्रिम जमानत मिल गई है। आपको जो भी काम है आप मेरी सहायता ले सकते हैं।
पुलिस के द्वारा उस अक्यूज्ड व्यक्ति के बयान ले लिए जाते हैं और कुछ दिन के बाद उस पुलिस के द्वारा उस अक्यूज्ड व्यक्ति को एक नोटिस दिया जाता है और उसमें यह कहा जाता है कि आपको इस दिनांक को संबंधित न्यायालय में हाजिर होना है। हालांकि जो अक्यूज्ड है वह एक बार चौंकता है और वह यह सोचता है कि जब मुझे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली हुई है तो मुझे मजिस्ट्रेट के पास जाने की क्या आवश्यकता है। फिर भी वह यह सोचता है कि चलो नोटिस है तो एक बार चलकर देख लेते हैं। जब अक्यूज्ड और आरोपी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हो जाते हैं तो पुलिस के द्वारा यानी कि आयोग के द्वारा यह रिक्वेस्ट की जाती है कि हमें जो आरोपी व्यक्ति है उसे 2 या 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में दिया जाए, हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है। और यह बात सुनकर जो अक्यूज्ड के अधिवक्ता होते हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है कि साहब हमें तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली हुई है, आप कस्टडी के आदेश कैसे कर सकते हैं और किस कानून के तहत आप हमें गिरफ्तार करवा सकते हैं, आप हमें गिरफ्तार करवा ही नहीं सकते। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते और ऊपर से यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहां पर कही है कि आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आईओ को लगता है तो आपकी पीसी मांग सकता है और मजिस्ट्रेट के द्वारा भी आईओ को पुलिस कस्टडी दे दी जाती है। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि जब अक्यूज्ड को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल मिल जाती है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसी आधार पर जो अक्यूज्ड है वह जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सारी बातें सुप्रीम कोर्ट को बताई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और यह कहा जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल ग्रांट कर दी गई है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता। जो आईओ है उसे तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कानून क्या है। आईओ को तो छोड़िए, मजिस्ट्रेट को तो पता होना चाहिए कानून का कि अगर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है तो उसे गिरफ्तारी का आदेश नहीं करना चाहिए, बल्कि मजिस्ट्रेट को आईओ से यह कहना चाहिए कि अक्यूज्ड व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली हुई है, इस प्रकार से हम कस्टडी के आदेश नहीं कर सकते। इसलिए हमें यह लगता है कि अब जरूरत पड़ गई है कि देश में ऐसे पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट को नोटिस कंटेम्प्ट का जारी करे और उनसे जवाब मांगे। फाइनली दोनों व्यक्तियों को यानी उस पुलिस अधिकारी को और मजिस्ट्रेट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। नोटिस देखने के बाद तुरंत ही घबराकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और दोनों ही अपनी अपनी दलीलें देते हैं। मजिस्ट्रेट के द्वारा यह कहा जाता है कि साहब हमारे गुजरात में तो ऐसे ही नियम होता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि आपके गुजरात में क्या चलता है क्या नहीं चलता है हम पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमने यह सोचा था कि आप लॉ फॉलो करेंगे लेकिन आपने कानून को फॉलो नहीं किया। आपका इंटेंशन क्या था वह हमें नहीं पता, लेकिन आपके इस काम से एक आदमी जेल चला गया वह हमें कतई भी मंजूर नहीं है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट को कंटेम्प्ट का दोषी माना और उन्हें कंटेम्प्ट की सजा दी। अब सजा क्या है वह एक अलग बात है। कंटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों ही अधिकारी को दोषी माना और हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई है उसके बावजूद भी पुलिस वाले आपको धमकी देते हैं या गिरफ्तार करते हैं तो आप उस पुलिस वाले के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो कोर्ट की परमिशन लेकर आप बाहर जा सकते हैं। अगर कोई भी पुलिस वाला आपसे सहायता चाहता है तो आप उसकी सहायता कर सकते हैं। ऐसे कंटेम्प्ट कई सारे केसों में भी हो रहे हैं। एक केस है अनिश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार। सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि अगर किसी अपराध में 7 साल या उससे कम की सजा का प्रावधान दिया गया है तो पुलिस वाले आपको पहले 41A CRPC का नोटिस देंगे, लेकिन पुलिस वाले ऐसा नहीं करते हैं। अगर उसमें भी नहीं देते हैं तो आप उनके खिलाफ हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकते हैं। सेक्शन 12 इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें अपने अधिकारों का पता चल सके। धन्यवाद।